Just what do we understand by the word professionalism and ethics? बहुत भारी भरकम वर्ड्स लगते हैं सुनने में, नहीं? जैसे बहुत लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लॉयर्स की लैंग्वेज है, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स। क्या आता है हमारे दिमाग में जब ये वर्ड्स आते हैं? हम प्रोफेशनल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल। कुछ भी, जो भी आपको समझ में आता, यस? क्या सही है क्या गलत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी गुड। और बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोफेशनलिज्म में, ये बहुत अच्छा है। क्या सही क्या गलत, कोड ऑफ कंडक्ट, यस। मीन्स ऑफ इंटरेक्शन, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद अदर्स, with patients, with peers, with colleagues, yes, very good. And working by principles, you, very good, yes, yes. Confidentiality, very good. Bound by rules and regulations. See, we know so much about professionalism, है ना? We know something about professionalism. तो जस्ट अपन आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें पता है, बस इन चीज़ों को हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे। व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म, व्हाट इज़ एथिक्स? हमारे पास एक आइडिया है कि इसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, इसको हम एथिक्स कहते हैं। एंड व्हाट डज प्रोफेशनलिज्म मीन्स टू यू? क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन में है, प्रोफेशनलिज्म आपकी इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, वेटरनरी डॉक्टर्स में भी हो सकती है, नर्सिंग कॉलेज की भी हो सकती है, लैब टेक्नीशियंस की भी हो सकती है। बट नाउ वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू बी मेडिकल डॉक्टर्स। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट डज द प्रोफेशनलिज्म मीन्स टू यू? इन अदर वर्ड्स, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज से? यस, ये जो अपन प्रोफेशनलिज्म, हमने अभी इतनी सारी बातें बोली, उन्हीं से रिलेटेड होता है ये। देखो, हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, वी आर गोइंग टू बी मेडिकल डॉक्टर्स इन फ्यूचर, एंड मेडिकल डॉक्टर हैज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी। मेडिकल डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मरीज आया, हमने ठीक किया, मरीज अपने घर चला गया। कई बार हमारी लिमिटेशंस है, मरीज ठीक नहीं हो पाया। हम एक लीडर हैं, हम सोसाइटी को लीड कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हम हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैं। हमारे जो इनपुट्स होते हैं, हम जो डाटा क्रिएट करते हैं, उनसे हमारी हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है। WHO में हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम नए मेडिकल डॉक्टर्स को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। तो मेडिकल कॉलेज आप लोगों से क्या चाहता है? नंबर वन, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मीन्स कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स सॉर्ट ऑफ स्किल, कि what we are doing, we should be competent enough. If we are going to measure a blood pressure, है ना, suppose हम किसी भी, आप अभी घरों में भी आप लेते होंगे, अभी लेंगे ब्लड प्रेशर, अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो हम इतने कॉम्पिटेंट हो कि हम एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेज़र करें। हम इतने कॉम्पिटेंट हो कि हम सामने वाले को बता सकें कि यू आर नॉर्मोटेंसिव, मीन्स तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक है, और यू आर हाइपरटेंसिव, और यू आर हाइपोटेंसिव। ठीक है, इतना कॉम्पिटेंसी हमें होना चाहिए। नंबर टू इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। किसी भी प्रोफेशन में जाओ, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, isn't it? Leave aside the professionalism, leave aside the ethics,
बट जब तक आप ऑनेस्ट खुद के लिए नहीं है, जब तक आप में इंटीग्रिटी खुद के लिए नहीं है, वी कांट डू एनीथिंग कॉम्पिटेंटली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास फर्स्ट MBBS में अभी 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एनाटॉमी, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट स्टडी क्या होती है। थोड़ा सा भारी चीज हो गई। ऑनेस्ट स्टडी मीन्स कि हमने एक कुछ डिसाइड किया कि हमें 7 डेज में सपोज एक CVS खत्म करना है जो हमें फिजियोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हो गई हम नहीं कर पाए, या हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, या कुछ ऐसे मैटर्स हो गए कि हम नहीं कर पाए, बट बैक ऑफ द माइंड हमारे चल रहा है कि नहीं नहीं, हमारा तो 7 डेज कंप्लीट हो गए, मुझे तो ये करना था CVS, अब आगे तो क्या बाकी की चीजें पढ़नी है, लीव असाइड द CVS। दिस इज नॉट द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ऐसे वाक्य आपके आगे आने वाले 4 साल में बहुत आएंगे, जब हम सोचते कुछ हैं कि हमें ये करना है, हम वो फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, बट थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल एवरी टाइम। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चीजें निकल जाती हैं हाथ से। उस टाइम ऑनेस्टी क्या है, मेरा 4 दिन में CVS नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सपोज मेरे को रेस्पिरेशन करना है नेक्स्ट 10 डेज में या 11 डेज में, तो मैं कुछ ऐसे बीच में ब्रैकेट निकालूंगी, कंपार्टमेंट्स निकालूंगी कि उसमें मेरा बचा हुआ CVS हो जाएगा। दिस इज द ऑनेस्टी एट योर लेवल। ऑनेस्टी जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, जब आप फुल फ्लेज डॉक्टर हो जाएंगे, MBBS हो जाएंगे, उस टाइम क्या ऑनेस्टी रहेगी? उस टाइम ऑनेस्टी ये रहेगी कि सपोज मैं MBBS हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आता है क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें डिस्चार्जिंग ईयर होता है, ईयर से डिस्चार्ज आता है, एंड देयर आर सम इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट आया मेरे पास, ओरिएंटेड नहीं था पेशेंट, मीन्स वो अपना नाम नहीं बता पा रहा था, डेट में थोड़ा सा स्टैमर कर रहा था, गेट उसकी डिफरेंट थी, एक सीधी लाइन में नहीं चल पा रहा था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, मतलब इट वॉज नॉट अ केस ऑफ सेफ टाइप ऑफ क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। मैंने उस पेशेंट को देखा, मुझे आइडिया हो गया कि नहीं कुछ तो इसमें है, बट वो क्या है मैं मेकआउट नहीं कर पा रही कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता लग पा रहा कि इसमें इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है। तो बजाय इसके कि पेशेंट को हम हमारे हिसाब से ट्रीट करें, हमारा क्या बोलना चाहिए, प्रोफेशनल ईगो कभी आगे नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं पेशेंट आया है, मैंने तो कर रखा है ना MBBS, मैंने ENT पढ़ी है ना, उसमें CSM होता था, उसमें ये होता था, ये होता था, चलो इसको देखते हैं। आप एक ह्यूमन लाइफ को डील कर रहे हैं, ठीक है, एक ह्यूमन लाइफ आपके हाथों में है। उस टाइम क्या है, यू कैन कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स, यू कैन कॉन्टेक्ट योर कलीग, इवन यू कैन कॉन्टेक्ट जूनियर्स, जो आपको लगता है कि नहीं वो थोड़ा सा एफिशिएंट है, आपको डील कर सकेंगे। दिस इज ऑनेस्टी, दिस इज इंटीग्रिटी। ठीक है, आजकल आप अब तो खैर थोड़ा सा कम हो रहा है, बीच में ये वायलेंस एंड इवन इन सोशल मीडिया डॉक्टर्स के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा जा रहा था, अभी भी कभी कभी कुछ लिखा जाता है। उसका मेन कारण ये है कि कहीं कहीं हम हमारे पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यू आर वेरी यंग एट दिस टाइम, जब जैसे जैसे आप फाइनल MBBS तक आओगे, इंटर्नशिप करोगे, देन यू कम टू नो कि क्या 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 डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। वी आर ह्यूमन, हमें भी पैसे कमाने हैं। आपके साथ वाले जो इंजीनियरिंग में गए हैं या बाकी के कोर्सेज कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे पहले अर्न करने लग जाए, हो सकता है आपसे ज़्यादा अर्न करने लग जाए। पैसे किसको नहीं चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ शुरू करेंगे आपको भी चाहिए, बट ये नहीं है कि हमें पैसे चाहिए क्योंकि हमारा वो फ्रेंड जिसने 4 साल पहले अर्न करना शुरू किया था, जो उस MNC में काम कर रहा है, उसका तो इतना पैकेज है, उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो बंगला है, वो ये करता है। नो, वी आर डिफरेंट, वी आर डॉक्टर्स,
डॉक्टर्स का रोल हमेशा सोसाइटी में अलग रहता है, ठीक है। वी आर नॉट आफ्टर मनी, मनी हमारे पीछे आएगा। वो पिक्चर नहीं देखी थी आप सबने, कौन सी थी वो, 3 इडियट्स। पैसे के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, अपना काम करो। आप अपना काम ऑनेस्टली करोगे, आप अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करोगे, पैसा आपके पास आएगा, सक्सेस आपके पास आएगी, नाम आपका होगा, फेम आपका होगा, ठीक है। बट डोंट गो आफ्टर इट, यू डू योर वर्क ऑनेस्टली, हर चीज आपको मिलेगी। डॉक्टर तो वो चीज है जिससे क्या नहीं मिलती। मैं तो खैर काफी सीनियर हूँ। मैं जब एमबीबीएस में आई थी, एसएमएस से मैंने एमबीबीएस किया है, 85 मेरा एडमिशन है। मेरे ख्याल से काफी लोग तो बॉन्ड भी उसके बाद हुए आप लोगों में से सारे उसके बाद बॉन्ड हुए। हम लोगों का टाइम वो था जयपुर में कि अगर ये बोला जाता था कि हम एसएमएस से हैं, हम मेडिको हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हमें सैल्यूट करते थे जबकि हम फर्स्ट एमबीबीएस में होते थे, और हम हक बका जाते थे कि ये क्या हो रहा है। दैट वाज द ईरा, ठीक है। थिंग्स अब डिफरेंट है ना, चेंजेस हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। बट हमें जो नेगेटिव चेंजेस हैं उनको ज़्यादा उस तरफ नहीं जाना है। एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, वी आर हैप्पी जॉली मेडिकोस, ठीक है। हम हमारा काम ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से करेंगे, हमें पैसा भी मिलेगा, हमें सक्सेस भी मिलेगी, हमें फेम भी मिलेगा। जस्ट बी पेशेंट। आप अपना ध्यान सिर्फ पेशेंट पे देंगे पेशेंट्स के साथ, ठीक है। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस प्रोफेशनलिज्म फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। अब अपन ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, एथिक्स की क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूटिंग दोज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स that serve to maintain patient interest above the physician self interest। एक चीज होती है altruism। altruism is selflessness। जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा, हम हमेशा ये देखेंगे कि हाउ कैन वी डू गुड टू द पेशेंट, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू गुड टू द पेशेंट, एटलीस्ट डोंट हार्म द पेशेंट, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म हमने थोड़ा बहुत देखा है। ऑनेस्टी होनी चाहिए, अल्ट्रुइज्म इट इज द सेल्फलेसनेस। जब भी हम किसी पेशेंट के पास जाएंगे, वो सिर्फ हमारा पेशेंट होगा, ठीक है। उस टाइम ये नहीं होगा कि अरे मेरे को तो इधर आज मेरी ट्रीट थी, मेरे उसकी बर्थडे थी, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अभी हूँ। नो, यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन लाइफ। हमेशा याद रखना बच्चों, एक ह्यूमन लाइफ हमारे हाथ में होती है। उस टाइम हमारे सारे इंटरेस्ट, सारे अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस आपको भुला देनी है, सिर्फ पेशेंट को देखना है। इतना भी नहीं कि पेशेंट अपने ऊपर हावी हो जाए। यू विल लर्न अलोंग द वे, जैसे जैसे आप सेकंड थर्ड एमबीबीएस में आओगे, यू विल लर्न कि कैसे पेशेंट से डील करना होता है, कैसे क्या करना होता है। बट यस, पेशेंट का इंटरेस्ट, पेशेंट का हम कैसे भला कर सकते हैं, उसको हम आगे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज वी आर वर्किंग एट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पेशेंट आया, स्ट्रोक का पेशेंट आया। स्ट्रोक मीन्स किसी का ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो गया, हाई होने से उसका थोड़ा सा ब्रेन में जो छोटी कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हुई, ब्रेन के एरियाज अफेक्ट हुए, एंड अ पार्ट ऑफ लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब थोड़ा सा उसका काम नहीं कर रहा है, उसके फेस पे कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है, मतलब यू कैन मेक आउट द पेशेंट स्ट्रोक का है। अब पीएचसी के लेवल पे यू हैव नथिंग, ठीक है। आपने उसका बीपी ले लिया, आपने उसका ब्लड शुगर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर लिया, देन व्हाट विल वी डू? उस टाइम हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कि नहीं अभी पेशेंट को देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी देर रखते हैं, क्या पता सही हो जाए, अभी मैंने इसको निकार्डिया दे दी, सबलिंगुअल इफेक्ट आ जाएगा, अच्छा नहीं आ रहा, चलो एम्प्रोडिपिन दे देते हैं, अब इफेक्ट आ जाएगा। आप दो उसको प्राइमरी केयर, आप दो, आप उसको निकार्डिया भी दो, आप उसको एम्प्रोडिपिन भी दो, बट एट द सेम टाइम बैक ऑफ द माइंड आपके ये उस टाइम चलना चाहिए कि कितनी जल्दी से जल्दी मैं इस पेशेंट को टर्शियरी केयर सेंटर पे पहुंचा सकता हूँ,
ठीक है, एम्बुलेंस है या नहीं है, ड्राइवर है या नहीं है, उसको कहीं बुलाना तो नहीं है, उस पर कोई सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में उस टाइम से चलने लगनी चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड इज सर्विस। वी ऑल नो सर्विस जितनी अच्छी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड टू अस कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। एवरी प्रोफेशन इज गुड, एवरी प्रोफेशन इज नोबल। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन भी नोबल होता है, वो भी बहुत काम करते हैं, बट आप सोचो कि भगवान ने कितनी बड़ी नेमत दी है हमें कि हम एक ह्यूमन बीइंग को ठीक कर रहे हैं। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड एंड ऑलवेज बी हम्बल। कितने भी बड़े आप हो जाओ, आप में से कार्डियक सर्जन बनोगे, न्यूरो सर्जन बनोगे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे, पॉलिसी मेकर बन जाएंगे, बट हमारी ये ब्लेसिंग है कि हमें ह्यूमन लाइफ से डील करने का मौका दिया गया है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कमिटमेंट, बिना कमिटमेंट तो कुछ भी नहीं है। ऑलवेज बी कमिटेड। किसी पेशेंट से अगर आपने ये सारी, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब का है, लाइक सपोज आपने किसी पेशेंट को अपॉइंटमेंट दिया है, आपके पास कुछ काम आ गया, इफ इट इज अर्जेंट, यस वी कांट हेल्प इट, वी हैव टू गो देयर, बट अपने कमिटमेंट को कभी फ्यूटाइल मत होने दो। अगर आप किसी, सपोज आपके घर में ही कोई इमरजेंसी हो गई कि आप पेशेंट की तरफ नहीं जा पा रहे, इफ यू कैन अरेंज समवन एल्स टू सी द पेशेंट, बट कमिटमेंट हमारा हमेशा पूरा होना चाहिए। कम्युनिकेशन, इट इज अ बिग 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 टॉपिक। आजकल हर चीज कम्युनिकेशन पे है, हर चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी सही है। कम्युनिकेशन स्किल ये नहीं है कि भाषण देने की कला, ठीक है। कम्युनिकेशन इज आपसी बातचीत। व्हाट इज आवर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट? हाउ डू यू कम्युनिकेट विद हिम? व्हाट इज आवर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स रिलेटिव? व्हाट इज आवर कम्युनिकेशन विद योर पैरामेडिकल स्टाफ? पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वार्ड बॉयज होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, आपके स्वीपर होते हैं, इट इज लैब टेक्नीशियन होते हैं, आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ठीक है। व्हाट इज योर कम्युनिकेशन स्किल विद योर कलीग? ठीक है। ये सारे कम्युनिकेशन जब तक प्रॉपर नहीं होंगे, हमारा एक वेल बैलेंस्ड मेडिकल प्रोफेशन नहीं बन सकता। अब प्रॉपर मीन्स इट शुड बी ऑलवेज द ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कि नहीं ऐसे नहीं बताना, वैसे नहीं बताना। जो भी पेशेंट की डिजीज है, वी शुड बी क्लियर अनफ कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसके ये ऑप्शंस हो सकते हैं। यू कैन गो फॉर सर्जरी, यू कैन बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली। अगर आपको कंजर्वेटिवली ट्रीट कर रहे हैं तो आपको ये हो सकता है, सर्जरी में आपके ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेशेंट को समझाया। रिलेटिव, जब आप बड़े होंगे आपको पता लगेगा, एक पूरा कुनबा होता है रिलेटिव का, कम से कम 7-8 रिलेटिव होते हैं जो आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। अब आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम आप ये बोल सकते हो कि जितने भी कंसर्न पर्सन है सब आ जाए, सबको एक साथ समझाया जाएगा, बट नेवर लूज योर टेम्पर। ठीक है। टेम्पर आप वहाँ लूज करो जहाँ पे कोई भी अटेंडेंट या पेशेंट आपकी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, ठीक है। वो बेचारा भी परेशान है, पेशेंट, उसके अटेंडेंट भी परेशान है, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, बट नेवर लूज योर टेम्पर। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आई एम श्योर ये जो आजकल की घटनाएं हो रही हैं वायलेंस की, एंड इतना नेगेटिव लिखा जा रहा है सोशल मीडिया में, पेपर में, सब जगह, दे कैन बी स्लिप्ड अप टू 90% अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो। कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, यस, ये तो हम सबका ही रहता है कि हम एक्सीलेंस को कमिटेड रहते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमारी हर फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? हम क्या समझते हैं अकाउंटेबिलिटी से? यस,
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक मिनट बेटा। हाँ निशान, किसको करना है, किसने कर दिया था लास्ट, किसने किया था? यस, अकाउंटेबिलिटी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर एक्शंस। वेरी गुड। और कुछ? बहुत प्रिसाइज बताया है आपने, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। कभी भी हमारी गलतियों का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे नहीं फोड़ना है हमें, ठीक है? अगर हमसे कुछ गलत हुआ है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। गलती किससे नहीं होती, ठीक है? हमारे पास आगे चीजें भी होती हैं हमारी गलती सुधारने की, बट अकाउंटेबिलिटी अपने हर एक्शन में हमको रखनी चाहिए। Then lifelong learning is, once you are in medical profession, you can't escape from this. आप 70 साल के हो जाएंगे, आप 80 साल के हो जाएंगे, स्टिल आपको पढ़ना है, आपको लर्न करना है। कंप्यूटर्स हमारे टाइम में नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे कि कंप्यूटर्स क्या है, बट आज हम क्लास ले रहे हैं इसके ऊपर, हमें ये लर्न करना है, ठीक है? जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आजकल तो एआई का इतना जमाना है, आपने अभी एडमिशन लिया है आफ्टर 4 years and 5 years, वी डोंट नो द सिनेरियो ऑफ मेडिकल प्रोफेशन कि उसमें एआई का कितना इंटरवेंशन है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हो सकता है लर्न करना पड़े। So there are number of things which we have to learn. हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, हमारी सर्जिकल टेक्निक्स चेंज हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी, जब हमने एमएस किया, रोबोटिक सर्जरी का नाम ही नहीं था, बट आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है। तो इट इज नॉट द थिंग कि नहीं अब हमने एमबीबीएस कर लिया, नाउ इट्स क्लियर कि अब वी आर सर्टिफाइड डॉक्टर्स एंड वी डोंट हैव टू रीड। आपको हमेशा ही पढ़ना है। एक जेस्ट होनी चाहिए, एक ज़ील होनी चाहिए दिमाग में कि नहीं मुझे पढ़ना है कि आगे क्या चल रहा है, आगे क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। जब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे, वी कांट बी अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शंस, इजंट इट? हमारे कामों में इंटीग्रिटी नहीं आ पाएगी, हम पेशेंट को सर्विस अच्छे से नहीं दे पाएंगे अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं रहे तो। देन मेडिकल एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? बहुत बातें होती हैं आजकल, तुम लोग के तो स्कूल में भी शायद कुछ होता है, इजंट इट? वो मॉरल साइंस एंड एथिकल साइंस कुछ। सो व्हाट इज एथिक्स? मॉरलिटी, यस, वेरी गुड। एंड कहाँ बोल रहे? ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गुड। प्रिंसिपल, यस, और moral values, morality, moral values, rules and regulations, principles, ये सारे हमारे एथिक्स में आते हैं। मेडिकल एथिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। रूल्स रेगुलेशंस इसमें भी हैं, प्रिंसिपल इसमें भी है, मॉरलिटी इसमें भी है, क्योंकि मैं बार बार चीज को स्ट्रेस करती हूँ कि आप ह्यूमन लाइफ से डील कर रहे हो तो हमारी एथिक्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब भी एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स के 4 पिलर्स होते हैं। वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी, थर्ड इज बेनिफिशियंस, फोर्थ इज मैलेफिशियंस। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस, बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स बेनिफिट, हाँ, प्रॉफिट, वेरी गुड। बेनिफिट मीन्स प्रॉफिट। अब पेशेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो पेशेंट को प्रॉफिट कैसे होगा? जब उसका अच्छा होगा। व्हेन वी विल डू गुड टू द पेशेंट, तो वो पेशेंट का प्रॉफिट होगा। हेल्थ विल बी द प्रॉफिट ऑफ द पेशेंट। मैलेफिशियंस मीन्स यस, नॉट एफिशिएंट।
या मेल इंटेंशन की, जैसे अगर अपन देखें तो हमारी बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट हार्म द पेशेंट। जो पहले मैं बात कर रही थी कि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वी शुड नॉट हार्म। कई बार क्या होता है, आप लोगों में से कुछ जनरल सर्जन बनेंगे, जीआई सर्जन बनेंगे, कार्डियक सर्जन बनेंगे, बट जनरल सर्जरी से सबको गुजरना पड़ता है। जो रेजिडेंसी का टाइम होता है, जब आप पीजी कर रहे होते हैं, ये हर रेजिडेंट के साथ एक ना एक बार ऐसी चीज आती है। मैं ईएनटी के ही एग्जांपल लूंगी। सपोज टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी इज द थिंग कि आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मींस ईयर ड्रम पे परफोरेशन है एंड वी आर रिपेयरिंग दैट परफोरेशन। इट इज कॉल्ड टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस इन ईएनटी। तो रेजिडेंट को सिखाते भी हैं हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी। रेजिडेंट को बोला है कि ठीक है, शुरू कर, टिम्पैनोप्लास्टी शुरू कर, ग्राफ्ट ले, इंसिजन लगा। इंसिजन लगाया, ग्राफ्ट लिया। सपोज रेजिडेंट वहां पे अटक गया, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा कि वो इज दिस द फेशिया, नहीं फेशिया नहीं है, पता नहीं मसल पे आ गया, नहीं थोड़ा सा और देखता हूँ, चलो ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, क्या पता फेशिया ऊपर मिल जाए, अरे यहाँ पे तो टेम्पोरलिस आर्टरी आ गई, अब क्या करूँ। उसमें क्या होता है कि इट इज कोई बैड इंटेंशन नहीं है रेजिडेंट के दिमाग में, बट उस टाइम ऐसा होता है, नहीं ये नहीं हो रहा तो ये करके देखते हैं, ये नहीं हो रहा तो ये करके देखते हैं। तो वी शुड नो द थिन लाइन, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट डू, ठीक है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमें हमेशा पता रहे कि व्हाट आई कैन नॉट डू। जो हमें आता है हम कर सकते हैं, सबको पता होता है, मुझे भी पता होता है, बट व्हाट आई कैन नॉट डू, इसमें मेरे को थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज वहाँ प्रॉब्लम आई थी, वहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं अभी रुको, अभी इस चीज के लिए मैडम से बात करते हैं कि नहीं अभी रुको। तो दिस इज द मैलेफिशिएंस, मीन्स डू नॉट हार्म द पेशेंट। सपोज हम ग्राफ लेते लेते हम इतना ऊपर चले गए कि उसकी टेम्पोरल आर्टरी तक पहुंच गए, हमें टेम्पोरल आर्टरी दिख नहीं रही है, हमने उसको ब्रीच हो गया टेम्पोरल आर्टरी में, ब्लीडिंग पे ब्लीडिंग हो जा रही है, वो रिट्रैक्ट होके अंदर चली गई, हम उसे कैच भी नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली हम करेंगे, है ना, आपके ऊपर सीनियर्स हैं, आपके ऊपर प्रोफेसर्स हैं, तो दे विल डील विद द कॉम्प्लिकेशन, बट उस कॉम्प्लिकेशन को हम बचा भी सकते थे अगर हमें पता होता कि दिस थिंग आई कैन नॉट डू, बट डोंट स्टॉप एट दिस थिंग कि आई कैन नॉट डू। हमें पता है हम आज नहीं कर सकते, मैं कल कर सकती हूँ उस चीज को, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं जिंदगी में ही नहीं कर सकती। एक सेल्फ एनालिसिस किया कि दीज आर द थिंग्स आई कैन डू, दीज आर द थिंग्स आई कैन नॉट डू। अब ये जो कैन नॉट डू वाली लिस्ट है, इसको मुझे इम्प्रूव करना है। अब ये इम्प्रूवमेंट मेरा 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, बट I have to improve it। हमको उसी पॉइंट पे नहीं रुक जाना है कि I cannot do। Then this confidentiality, क्या समझते हैं हम confidentiality से? Confidential, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। जैसे नहीं कुछ डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होते हैं और किसी को नहीं बताना, बस यहीं पे रहना है, ठीक है। दिस इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी पेशेंट की डिजीज है, आप हर किसी को वो डिजीज नहीं बतानी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ साइकेट्री। साइकेट्री में हमारी सोसाइटी में अभी भी टैबू है, ठीक है। हो सकता है आप जब 5-6 साल में आप एमबीबीएस बन के निकले तब इतना टैबू नहीं रहे, हमारे टाइम में और आज के टाइम में अगेन देयर इज अ डिफरेंस, अभी इतना टैबू नहीं है, बट स्टिल। अब आप क्या होता है, किसी डॉक्टर के पास गए, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आपका ट्रीटमेंट हुआ। कई बार हम नहीं चाहते कि हम कुछ बताएं, बट बातचीत करने की, जैसे आपके पास कोई आया, आपका फ्रेंड आया, आपका क्लोज एक्विंटेंस आया, आपने बातों बातों में कि अरे वो आया था, उसको ये था ये था। नो, नेवर डू दिस। कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा पेशेंट की आपको मेंटेन करके रखनी है। हमें नहीं डिस्क्लोज करना है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, बट देयर आर सर्टेन टाइम्स
जब हम इसे ब्रीच कर सकते हैं, जब हम इस कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। कब कर सकते हैं? यस, पेशेंट की गलती हो, पेशेंट डिफेंडेंट हो, ओके, और कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट से कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। यस, okay, patient is danger to the society in terms of psychosis and psychopath patient, okay, suicidal, yes, and yes, yes, when very good, जब हम confidentiality break कर रहे हैं तो patient की identity disclose नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा XYZ होना चाहिए। yes, we are the plaintiff, okay, with the permission of patient। हम बहुत आसपास ही घूम रहे हैं इस कॉन्फिडेंशियलिटी के, आप लोगों को एक क्लियर आइडिया है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट। कॉन्फिडेंशियलिटी अपन ब्रेक करते हैं जब सोसाइटी को थ्रेट हो, जैसे आपने बोला, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइकोटिक्स और साइकोपैथ, लाइक HIV है ना, अभी कोविड, रिसेंट हमारा कोविड गया है ना, तो हमें ये तो बताना पड़ेगा अगले बंदे को कि नहीं, ये कोविड पॉजिटिव है, डोंट गो नियर टू हिम, है ना, कि आपको वो लगा के रखना है मास्क, ये कोविड पॉजिटिव है। अगर सोसाइटी के लिए थ्रेट है, HIV पॉजिटिव है, HBsAg पॉजिटिव है, HBsAg पॉजिटिव इज द ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जिससे आपका हेपेटाइटिस कम्युनिकेट होता है, ठीक है। आप किसी मेडिको लीगल केस में गए हैं और वहाँ पे आपको कुछ प्रूफ देना है, तो जस्टिस को हेल्प करने के लिए आपको कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करनी पड़ेगी। यहाँ शायद आपने बोला था, वो किसने बोला था, ठीक है, बट उस टाइम हमें पेशेंट की आइडेंटिटी हमें हमेशा क्लोज रखनी है, बस हमें जो थ्रेट है उससे डील करना है। बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वन थिंग इज प्राइवेसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी? ओके, हम जनरली बोलते हैं कि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करके रखो, पेशेंट की प्राइवेसी होनी चाहिए, तो क्या इससे हम समझते हैं कि पेशेंट की प्राइवेसी? We should know the boundaries of patient, okay, and space, give the space, okay, एक्चुअली गिव द स्पेस वाली यू आर राइट कि पेशेंट को स्पेस दो, बट ये जनरली आता है जब दो इंडिविजुअल्स किसी रिलेशन में हो और वो एक दूसरे की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो, तब हम बोलते हैं कि यस गिव मी द स्पेस, ठीक है। पेशेंट की प्राइवेसी होती है जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, पेशेंट की डिग्निटी हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रॉपरली उसको कवर रखना है, चारों तरफ कर्टेन लगाने हैं। सपोज आप एब्डोमेन उसका एग्जामिन कर रहे हैं, एब्डोमेन आप उसका पैल्पेट कर रहे हैं, आपको उसके क्लोथ थोड़े से ऊपर करने पड़ रहे हैं, देन रिमेंबर द डिग्निटी कि आपको किस लेवल तक ऊपर करने हैं, किस लेवल तक नीचे करने हैं, चारों तरफ कर्टेन लगा हुआ है या नहीं है, आसपास और कोई तो नहीं है, दिस इज द प्राइवेसी, ओके। वन प्राइवेसी इज कि समटाइम्स पेशेंट को लगता है कि मेरी डिजीज के बारे में मेरे रिलेटिव्स को भी नहीं बताया जाए, मेरी फैमिली को भी नहीं बताया जाए। इट इज व्हाट आई शुड से कि पेशेंट को ये ऑटोनॉमी, यस द करेक्ट वर्ड इज ऑटोनॉमी, पेशेंट को ये ऑटोनॉमी दी जाती है कि
you are free to disclose your disease. You decide when to disclose, to whom to disclose, and where to disclose. दिस इज द ऑटोनॉमी टू द पेशेंट. ठीक है, वो जिसको चाहेगा बताएगा. अब इसमें भी कई बार अपनी कंट्रोवर्सी आती है. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. कैजुअलिटी में एक सपोज 25 years old girl comes to the casualty in the emergency with complaints of pain lower abdomen. Okay, it was a severe pain lower abdomen. It was tender, and we have to take the patient immediately to the operation theater and लैब कॉली की, लैप्रोस्कोपिक एक्सप्लोरेशन किया एब्डोमेन का, एंड इट केम आउट टू बी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. मीन्स क्या होता है कि प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में नहीं हुई, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में हो गई, पेरिटोनियल कैविटी पे हो गई, कहीं भी हो गई. ठीक है, एंड इट रप्चर्ड. आपने वो पूरा क्लीन कर दिया आपने. अब वो रप्चर्ड क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स ओवरी उसमें इन्वॉल्व थे. वी हैव टू टेक अप द यूट्रस अलॉन्ग विद अपेंडेजेस, दैट इज ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब. ओके, नेक्स्ट डे आप राउंड्स पे गए. द गर्ल वॉज अनमैरिड, है ना. द गर्ल टोल्ड यू कि प्लीज डोंट डिस्क्लोज दिस थिंग टू एनी वन एल्स. ओके, पेशेंट की ऑटोनॉमी है, पेशेंट नहीं चाहता कि डिस्क्लोज किया जाए. इट्स ओके, इट्स फाइन टू अस कि हमें पेशेंट को जान बचानी थी. वी हैव डन आवर ड्यूटी. नेक्स्ट डे या इन द इवनिंग हर मदर कम्स. मदर को कुछ नहीं पता कि व्हाट वाज द सर्जरी एंड व्हाट वाज द आउटकम, एंड देयर वाज द एलिगेशन कि देयर वाज नो प्रॉपर मेडिकल केयर टू माय डॉटर एंड हर लाइफ वाज इन डेंजर. दिस वाज द एलिगेशन. And you were threatened to that I will go to the court, I will see to it. Then what will we do? एक तरफ तो हमें पेशेंट की ऑटोनॉमी रखनी है, वो पेशेंट चाहती ही नहीं कि बताया जाए किसी को. एक तरफ ये सीन चल रहा है. Then we have to break that autonomy, isn't it? क्योंकि ये अब थोड़ा सा like it, जो ऑटोनॉमी पेशेंट की थी वो सही नहीं थी. उस पेशेंट को अपने फैमिली मेंबर्स को तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि दिस वाज माय प्रॉब्लम एंड आई वाज ट्रीटेड फॉर दिस. अगर पेशेंट अपनी ऑटोनॉमी नहीं रख रहा है तो वी आर नॉट सपोज टू कीप द ऑटोनॉमी ऑफ दैट पेशेंट. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमने डील कर लिया. एंड दिस इज द हिपोक्रेटिक ओथ. आजकल तो ये सब चेंज हो गया है. हमारे टाइम में हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती थी फाइनल एमबीबीएस पास आउट करने के लिए, बट ये थोड़ा सा रेलिवेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट हियर. हिपोक्रेटिक ओथ इज व्हाटएवर हाउस आई मे एंटर, माय विजिट शैल बी फॉर द कन्वीनियंस and advantage of the patient. Every word has the meaning. Whatsoever house I may enter, my visit shall be for the convenience and advantage of the patient, and I will willingly refrain from doing any injury or wrong from falsehood, and in an special manner from acts of an amorous nature, whatever may be the rank of those who it may be my duty to cure, whether mistress or servant, bond or free, not legally binding. इसमें अपना पूरा क्रक्स आ गया है मेडिकल प्रोफेशन का कि हम जहाँ भी जाएंगे मरीज के बारे में देखेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टेटस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस. हमारे पास जब पेशेंट होगा तो वो पेशेंट होगा. ठीक है, और ये नहीं होगा कि नहीं ये नेताजी हैं तो कुछ आप अलग से करेंगे. ये नहीं होगा कि नहीं नहीं ये तो मेरा वार्ड बॉय है तो आप कुछ अलग से करेंगे. पेशेंट इज ऑलवेज पेशेंट. उसको हमेशा आपका फुल अटेंशन मिलना चाहिए. हमेशा उसकी डायग्नोसिस, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, एवरीथिंग शुड बी द अटमोस्ट.
These are the moral rights of the patient. We have done this. ये क्या हो गया? Yes, it is again important. When a patient suffers significant medical complications that may have resulted from a physician's error, physician is ethically required to inform the patient of all the facts necessary to ensure understanding of what has occurred. ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग, गलती सबसे होती है, ठीक है, बट कभी इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस वाली गलती मेडिकल प्रोफेशन में आई डोंट थिंक कि कोई करता है। आजकल जो हाईलाइट किया जाता है जगह जगह कि ये नेग्लिजेंस हो गया, वो नेग्लिजेंस हो गया, नो, इतनी नेग्लिजेंस कभी भी नहीं होती मेडिकल प्रोफेशन में। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, जनरली ये सर्जिकल साइट पे आता है, लाइक सपोज पैरोटिड सर्जरी मैं कर रही हूँ, सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी के लिए लिया, फुली इन्वेस्टिगेटेड पेशेंट है, उसका एमआरआई भी हो चुका है, एमआरआई में ओनली द सुपरफिशियल लोब इज इन्वॉल्व। पैरोटिड, यू नो द पैरोटिड इज द मेजर सलाइवरी ग्लैंड, ओके, तो उसका सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व आया है। व्हेन जब ओपन किया पेशेंट को तो पता लगा कि उसका जो पैरोटिड एडिनोमा है वो उसका डीप लोब में भी जा रहा है। डीप लोब में आपने पेशेंट से इमीडिएटली कंसेंट ली, रेजिडेंट को बाहर भेज के कि इसका टोटल करनी है, टेक द कंसेंट, कंसेंट हमारी हो गई। उसके बावजूद एक फेशियल नर्व होती है जो दोनों लोब्स के बीच में से जाती है, ट्रेवल करती है और हमारे पूरे फेस को सप्लाई करती है। छोटी छोटी ब्रांचेस की जो पेरिफेरल ब्रांचेस थी दैट गॉट डैमेज्ड, यू नो इट, कि मेजर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पेशेंट का फेस विल बी ऑलराइट, कोई एसिमेट्री नहीं आएगी, बट उसको थोड़ा सा नमनेस का प्रॉब्लम रहेगा। क्या करेंगे हम चाहे तो बचा सकते हैं, हम नहीं बताते पेशेंट को कि क्या फर्क पड़ता है, आप हमने इतनी बढ़िया सर्जरी कर दी, इतनी प्रॉपर, इतनी मेजर सर्जरी कर दी, फेशियल नर्व डिसेक्ट कर दी, नो, पेशेंट को आपको पूरी चीजें बतानी है कि लुक, वी हैव डन दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में ये होता है, ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वी हैव सेव द मेजर ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, a few peripheral tricks, these are harmed, so you may get some numbness over this area but it will be cured. जो भी प्रॉब्लम है ऑलवेज शेयर विद द पेशेंट। अगर पेशेंट इस स्टेट में नहीं है, उसकी माइंड स्टेट ऐसी नहीं है, वो समझ नहीं सकता है, शेयर इट विद हिज रिलेटिव्स, with his family, but always keep the patient and relatives fully informed. एक चीज होती है informed consent। कंसेंट क्या होता है? परमिशन, है ना, कि मैं परमिशन दे रहा हूँ। हम जो भी प्रोसीजर करते हैं हम कंसेंट लेते हैं पेशेंट की कि हम ये काम कर रहे हैं, उस पर उसके साइन होता है। एक तो चीज़ है कि आपने एक अपना पेज प्रिंट आउट निकलवा रखा है तरह तरह के प्रोसीजर्स का, पेशेंट को बोला कि लो भाई साइन कर दो, और जो हमारे सिनेरियो में होता है जनरली अभी भी लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो पूरा पढ़ें या क्या करें, वो साइन कर भी देते हैं, नहीं तो अपना थंब इम्प्रेशन दे देते हैं। ये तो हो गई कंसेंट। एक होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब आप पेशेंट से साइन ले रहे हैं, जब आप उसके अटेंडेंट से साइन ले रहे हैं, आप उसको इन्फॉर्म करो कि इसमें लिखा हुआ क्या है। एक्सप्लेन द थिंग्स इन पेशेंट्स लैंग्वेज। इट शुड नॉट बी द मेडिकल जार्गन कि हम ये लोब निकाल रहे हैं फिर एक फेशियल नर्व आएगी, नो, उसे उसकी लैंग्वेज में समझाओ, भैया तेरे एक गांठ है, इस गांठ के 2 हिस्से होते हैं, हम ये निकाल रहे हैं, फिर एक नस आती है। ऑलवेज एक्सप्लेन द पेशेंट all the things in his language, not in the medical jargon. DNR, DNR is again important। DNR की फुल फॉर्म होती है वाओ ग्रेट क्या बात है, everybody is so well informed nowadays। yes, DNR is do not resuscitate। क्या होता है आजकल काफी लोग पहले एक अपनी विल में या एक स्टाम्प पेपर पे लिख के रखते हैं
कि in future if something happens to me and I am requiring ventilator, तो please don't put me on ventilator, है ना. And resuscitate means it is basically related to CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. हम नहीं करते वो, आपने देखा होगा, पंप करते हैं एट द सेम टाइम हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं. दिस इज CPR. तो दिस DNR इट इज ओनली रिलेटेड टू CPR. आपको मतलब ये नहीं कि अरे पेशेंट के पास वो पेपर है कि डू नॉट रिससिटेट, तो नहीं अब इसको ICU भी नहीं भेजना, नहीं करना. उसके रिलेटिव्स बताएंगे, तब तो आपको करना है. नहीं, तब ये चीजें नहीं देखनी है. वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, है ना. उसके बाद जैसे आपने पेशेंट को रिससिटेट कर दिया, उसके रिलेटिव्स आ गए, आपने उनको सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी, आप हॉस्पिटल एम्बुलेंस में, पेशेंट हॉस्पिटल आ गया. अब ये अगर रिलेटिव्स आते हैं, इधर ही इज ब्रेन डेड, अगर ब्रेन डेड है आप EEG निकालो, एक ECG निकालो, ठीक है. अगर वो ब्रेन डेड है, एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि ही इज ब्रेन डेड. अगर वो चांस लेना चाहते हैं, वेंटिलेटर पे रखना चाहते हैं, ओके, गो फॉर इट. इफ दे डोंट गो फॉर इट, इट इज हमेशा हमें रिटर्न में लेना है, ठीक है. जो भी काम हम कर रहे हैं, इट शुड बी ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड. जो भी कंसेंट हम पेशेंट से ले रहे हैं, इट शुड ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड. हर काम रिटर्न में करना है. जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स के अगेंस्ट हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि हम आधा काम हमारा गुडविल में कर देते हैं कि अरे नहीं ठीक है ना, कर देते हैं, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या पूछना है, अरे नहीं ठीक है, साइन वाइन कर देना, बाद में कर देना, अभी तो चलो OT चलो. नो, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अपना कंप्लीट होना चाहिए. हमेशा अपना हर प्रोसीजर के पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. DNR में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं. यूथेनेसिया कई कंट्रीज में इट इज़ लीगली वैलिड, कई में ये नहीं है. कई में वो लोग असिस्टेड यूथेनेसिया भी देते हैं, लाइक इन स्वीडन आई थिंक, और स्टॉकहोम, न्यूजीलैंड. हाँ, स्वीडन तो आई नो इट, स्वीडन देयर. इट इज़ अगेन समथिंग डिलेमा, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट. आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अटेंडेंट्स को कि व्हाट इज हैपनिंग टू द पेशेंट, एंड देन ट्रीटमेंट. डेथ एंड एथिकल डैमेज, ओके. डेस्ट्रॉइंग फ्रोजन एम्ब्रियोज, यस, इट इज नाउअडेज. कई बार क्या होता है कि हैव यू हर्ड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो जब भी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो सिर्फ एक का नहीं होता. मतलब जैसे हम 4-5 स्पर्म लेके 4-5 ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, क्योंकि वी डोंट नो एम्ब्रियोज कितने बनेंगे. सपोज 3 एम्ब्रियोज डेवलप हुए, ठीक है. पेशेंट ने बोला कि शी वांट्स ओनली 1 चाइल्ड एंड आई विल गो विद ओनली 1 एम्ब्रियो. समटाइम्स पेशेंट बोलता है कि 2, तो वो दोनों एम्ब्रियो इम्प्लांट किए जाते हैं यूट्रस में. कई बार पेशेंट बोलता है कि नहीं अभी तो एक ही है, तो बाकी एम्ब्रियो को कई जगह ऐसी फैसिलिटी है कि हम फ्रीज करके रख सकते हैं, ठीक है. कई जगह नहीं है, कई जगह है. कई बार ये डिलेमा होता है कि सपोज 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, अब क्या करें. वो पेशेंट तो वापस आया नहीं, तो क्या करें उनका. शुड वी डिस्ट्रॉय इट और शुडंट वी. It is dilemma. Even I am not sure about this. What can we do about this? Either inform the patient this is the thing, what should we do, and take the consent of patient, वो जो भी चाहते हैं. मतलब it is a big dilemma कि आप इसके साथ अब क्या करेंगे. Yes, and this is again a interesting case scenario. 22-year-old woman who is admitted in the hospital with headache, stiffness and photophobia with intact mental status. It comes out to be contagious meningitis and she refuses treatment for it. But we know कि हम इसकी treat कर सकते हैं meningitis, outcome बढ़िया रहेगा patient का. But she refuses for it. What should we do? क्या करें?
ये हम भी नहीं जानते अभी अभी तो उसका इंटैक्ट है, बट वी डोंट नो द प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। हम तो सिर्फ उसको ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं, वो हम पेशेंट को बता भी चुके हैं। रिस्क बताना, वेरी गुड। और क्वारंटाइन फॉर मेनिंजाइटिस, व्हाई? until and unless it is meningococcal meningitis, but वो तो हमारा CSF एनालिसिस भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट आने में तो टाइम लगे। अच्छा, कंटेजियस, यस, यू आर राइट, राइट, यस। प्रोज एंड कॉन्स पेशेंट को बता दो, वेरी गुड, अप टू देम, यस। कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी हो, यस, यस। रिलेटिव से कांटेक्ट करो, ओके। कई बार क्या होता है कि पेशेंट अडल्ट है तो हम उस अडल्ट की कंसेंट को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अगर वो मेंटल स्टेटस उसका सही है तो। अगर हमें लगता है कि पेशेंट समझ नहीं पा रहा है, देन वी आस्क द पेशेंट। अगेन देयर इज डिलेमा कि पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है। आप सब ने बहुत अच्छे आंसर दिए। अब इसमें क्या है कि एक आया था प्रोस एंड कॉन्स बताओ, है ना, या उसको इन्फॉर्म करो, कुछ ऐसा बोला था किसी ने। पेशेंट की ऑटोनॉमी जब अपन डील कर रहे थे, ऑटोनॉमी मीन्स पेशेंट हैज द राइट टू नो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द डिजीज। अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं कराती तो मेरे साथ ये हो सकता है, अगर मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ तो मेरे साथ ये हो सकता है, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ हो सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो, इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये हो सकता है। टेक ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप उसको बता रहे हो रिटर्न में लो, पेशेंट के साइन लो, ठीक है। स्टिल वो रिफ्यूज करती है, ठीक है, इट इज अप टू हर, हम हमारी ड्यूटी पूरी कर सकें, बट वी वांट टू बी सेफ आजकल के सिनेरियो में, ठीक है। हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मेंटल स्टेटस देखने के लिए अपने क्राइटेरिया आते हैं, जब आप पढ़ोगे तो यू नो कि पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, वेल ओरिएंटेड है, वो लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मीन्स मेंटल स्टेटस तो ठीक है। ओ माय गॉड, वी हैव टेकन अ मच टाइम।